हेलो दोस्तों, आज हम सब एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 5, 6 एंड 7 को पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 4 तक पढ़ लिए थे। यदि आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आइए प्रश्न संख्या 5 पर। तो प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करने से पहले एक बार हम प्रश्न संख्या 5 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या है प्रश्न? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो थ्योरी वाले वीडियो में हम बता चुके हैं किसी भी संख्या पर पावर n का इकाई अंक कब शून्य पर समाप्त होता है, जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो, तब उस संख्या पर पावर कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर ध्यान गार कर रखिए। एक्सरसाइज कितना है? 1.2। कितना एक्सरसाइज? 1.2। प्रश्न संख्या 5 है। कितना? प्रश्न संख्या 5 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन करेंगे। बोल रहा है 6 पर पावर n को दर्शाने के लिए कि इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। संख्या क्या है? 6 पर पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर n। क्या लिख लिए? 2 गुना 3 पर पावर n। तो लिखेंगे यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब है? 2 और 3 शामिल है। क्या है? 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब शामिल है? 2 और 3 शामिल है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जब 2 और 5 दोनों शामिल हो तब उस संख्या पर कोई भी पावर देते हैं तो उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या लिखें? हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होता है, तब उस संख्या पर कोई भी विघात हो का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ क्या है? प्रश्न में 6 पर पावर n है, लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो आंसर हो गया ये। तो आई होप प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या लिखे? एक बार हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होता है, तब उस संख्या पर कोई भी घात मतलब प्राकृतिक संख्या का घात लेते हैं, कोई भी घात हो का इकाई अंक क्या होता है? शून्य पर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या सब है? 2 है, 3 है, 5 तो नहीं है। तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसके अतिरिक्त 3 है, 5 नहीं है। तो वही लिखे यहाँ पर, लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। क्या होता है? 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। जहाँ पर यहाँ पर पावर के कौन सा संख्या लेंगे? प्राकृतिक संख्या लेंगे। कौन सा संख्या? आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी घात
प्राकृत संख्या हो या कोई भी प्राकृत संख्या घात के रूप में हो, मेंशन कर सकते हैं आप लोग। तो आइए प्रश्न संख्या अब किस पर आते हैं, 6 पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। और इसी में दूसरा प्रश्न भी है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं है और है तो क्यों है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या देता है, एक भाज्य संख्या देता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। यह किसका कॉन्सेप्ट है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंडन आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसको हम 6 का ए नंबर में कौन प्रश्न लेंगे, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यह बोल रहा है भाज्य संख्या है, यदि है तो क्यों, इसका कारण भी बोल रहा है लिखने के लिए। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है, तो इसमें से कॉमन कौन आ सकता है, उभयनिष्ठ किसको हम निकाल सकते हैं, तो 13 को हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 गुना 11 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला स्टेप इसको करते हैं। यहाँ पर 13 तो कॉमन के रूप में है, इसका मतलब मल्टीपल के रूप में, गुना के रूप में है। तो 7 गुना 11 कितना होता है, 11 7 77 होता है, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 गुना में 77, 1 कितना होता है 78 होता है। तो 78 2 से भी कटने वाला है। इसका क्या करेंगे, अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, अलग में कर लेंगे तो रफ पेज में आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 78 में कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, उसके बाद 8 उतरेगा तो कितना 18 हो जाएगा, 2 9 18। फिर क्या है कितना से 3 से 13 तिया कितना होता है 39 होता है। तो यहाँ पर चलिए अगला स्टेप करते हैं। 13 गुना हो जाएगा, इसको 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया यह 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 2। यह क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। क्या है यह क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखा है। क्या है यहाँ पर, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। तो इसका गुणनफल एक भाज्य संख्या देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसको हम गुना करते हैं तो एक भाज्य संख्या देता है। यहाँ क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, इसमें 2 से तो अधिक है, सिर्फ 2 अभाज्य संख्या लेकर उसको हम गुना करते हैं तो एक भाज्य संख्या देती है। जैसे 3 है, कौन सा संख्या 3 मान लीजिए यहाँ पर अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 अभाज्य संख्या, इसका गुणनफल कौन प्राप्त हो 15 प्राप्त होता है, जो एक भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल एक भाज्य संख्या देती है। तो कारण क्या लिखेंगे, तो आइए इसको लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर यह संख्या क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसीलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। चूंकि यह अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, इसीलिए दिए गए संख्या भाज्य संख्या है। इसी में बी नंबर का प्रश्न सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3
गुना 2 गुना 1 प्लस में कितना है 5 है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसमें कौन सा संख्या, तो सॉल्यूशन करेंगे तो एक बार इसको प्रश्न को भी हूबहू उतार सकते हैं, नहीं तो और सामने में है प्रश्न ऊपर में लिख लिया है तो नहीं भी उतार सकते हैं। तो 5 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो 7 गुना 6, उसके बाद गुना 4 गुना 3 गुना 2। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस में 5 तो निकल गया, तो 5 गुना 1 5 ही होता है, 1 दे दिए। तो अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर तो 5 है, इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, अब गुना कर लेंगे। तो आइए इसको गुना करते हैं। इधर से गुना करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं लेकिन इधर से थोड़ा टफ हो जाएगा गुना करने में, इधर से करते हैं। इधर से करेंगे तो 2 तिया 6 होता है, 6 चौके 24, 24 छाके क्या करेंगे अब 24 गुना 6 करेंगे। तो 24 गुना 6 कितना होता है, 6 चौके 24 का 4 होता है। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 2 14, 144 गुना अब क्या करना है 7 करना है। 144 गुना क्या करना है अब 7 करना है। चलिए इसको 7 से गुना करते हैं। 7 चौके 28 का 8 हो गया, 7 चौके 28, 28 2 30 का 0 हो गया, 7 का 7, 7 3 10, 1008। यहाँ पर तो 1 जोड़ना भी है ना, यह हो गया गुना करके 1008, प्लस में कितना है 1 है। चलिए अगला स्टेप करते हैं। तो 5 गुना कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। तो 1009 एक अभाज्य संख्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल कौन सा संख्या देता है, भाज्य संख्या देता है। अभाज्य संख्या गुणनफल कौन सा संख्या देता है, भाज्य संख्या देता है। तो वही कारण यहाँ पर भी लिखेंगे, चूंकि यह अभाज्य संख्या का गुणनफल है, यह अभाज्य संख्या का कौन सी है गुणनफल है। इसीलिए दिए हुए संख्या, इसीलिए दिए हुए संख्या अभाज्य संख्याओं कर दो, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसीलिए दिए हुए संख्या एक भाज्य संख्या है। तो आई होप प्रश्न संख्या 6 का दूसरा भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या अब 7 पर आते हैं। किस पर आएंगे, प्रश्न संख्या 7 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 7 को पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे यहाँ पर कोई स्टेडियम है या मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। पथ मीन्स रास्ता होता है, वृत्ताकार रास्ता है, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जैसे यहाँ पर सोनिया मान लीजिए यहाँ से दौड़ स्टार्ट किया, फिर यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से दौड़ते हुए यहीं तक पहुँच गया, एक चक्कर हुआ। तो एक चक्कर लगाने में कितना मिनट का समय लेता है सोनिया, तो सोनिया 18 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का, 18 मिनट का समय लेता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि मान लीजिए रवि यहाँ से दौड़ स्टार्ट करता है, फिर एक चक्कर लगाता है, यहाँ पहुँचेगा, तो कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। कितना मिनट, 12 मिनट एक चक्कर में, दोनों एक चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या, रवि फास्ट दौड़ रहे हैं। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो उसके बाद क्या है, बोलते हैं मान लीजिए कि जब दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेगा, इसका मतलब दौड़ना प्रारंभ करेगा और एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करेगा। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि दोनों का स्पीड तो अलग अलग है। तो बोल रहा है कि कितने समय बाद वे दोनों इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इस स्थान पर।
तो क्या करते हैं इस टाइप का प्रश्न में हम लोग दी हुए संख्या का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आइए इसको लैंग्वेज में लिख कर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या कितना है, 7 है। सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में ली गई समय बराबर कितना है। तो सोनिया 18 मिनट का समय लेती है, 18 मिनट्स। एंड उसके बाद रवि है, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर कितना है, 12 मिनट। कितना, 12 मिनट से। इसीलिए पूरा प्रश्न को हम लिख सकते हैं, जब वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो उतना लिखना जरूरी नहीं है, लिखेंगे इसीलिए वे दोनों कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18,12 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18,12 हो जाएगा। तो आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 18 12 के एलसीएम हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 18 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए आइए इसको हम डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। 18 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या सब होता है, 2 से लगाएंगे तो 9 होता है, 3 गुना 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 2 पर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 12 है तो 12 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या सब होता है, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, यहाँ पर फिर 3 हो जाएगा। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 पर पावर 1 हो जाता है। तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 18,12 करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो जो उभयनिष्ठ है उनमें से जो बड़ी घात के रूप में है उसको लेते हैं। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर क्या ले लिए, 2 ले लिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 3 पर पावर 2 है तो 3 पर पावर 2 ले लिए। तो 2 दूनी 4 होता है और 9 यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, 9 चौके 36 होता है। तो क्या हो गया, 36 मिनट्स बाद, कितने मिनट्स बाद, 36 मिनट्स बाद एक ही स्थान पर वे दोनों मिल जाएंगे। जब रवि और सोनिया एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या 36 मिनट्स बाद, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है, अलग अलग है, तो 36 मिनट्स बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो लिख लेंगे अतः 36 मिनट्स बाद रवि और सोनिया एक ही स्थान पर मिलेंगे, आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्रश्न संख्या 7 का सॉल्यूशन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि प्रश्नों का सॉल्यूशन अच्छे से समझ पाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।